हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 9th का ल्हासा की ओर पाठ। ल्हासा एक क्षेत्र है तिब्बत का। उस स्थान की यात्रा का वर्णन किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। अब कवि परिचय पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कि वो जो जन्म हुयो बे नानेरम जन्म हुयो। उनका प्रेतक गांव कनेला था। यानी कि जो दादा परदादा गांव वो किसो गांव कनेला गांव था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। यानी कि बहुत पढ़ा लिखा। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। जय तो घुमाई करता रहता। उन्हें महापंडित कहा जाता है क्योंकि इतनी भाषा जानकारा। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। यानी कि बहुत ही साहित्य सर्जन करो। कहानियाँ भी लिख दी, उपन्यास भी लिख दिया, आत्मकथा भी लिख दी, सारों के लिख गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावर्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी कि इनका कोई स्थान ले ही नहीं सकता यात्रा वर्णन में। तो उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। यानी कि घूम घूम के जो यात्रा वर्णन करते हैं उसका, और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताए। यानी कि मंजिल कोई उद्देश्य को नहीं। यानी कि कई वह का मंजिल न उद्देश्य मान के चला का बैठा मंजिल पर पहुँचे अपना उद्देश्य खत्म। लेकिन आके काम करियो का घुमक्कड़ घूमना ने उद्देश्य बनायो का जगह जगह आप घुमाएंगा अपना वो ही उद्देश्य है, कोई मंजिल को नहीं। घुमक्कड़ी होने से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यानी कि जहाँ जहाँ पर लोग जाते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बहुत सी भाषा लिपि की भी चर्चा होती है, क्योंकि हर जगह की भाषा एक समान नहीं होती। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की। यानी पहला के तो कब भारतीय ने यहाँ होकर थे तिब्बत की यात्रा को नहीं कर सको। जब राहुल जी के काम करे घुमक्कड़ तो हाई घूमन को शौक हो, तो आके काम करो का एक भिखारी को वेश धारण कर लियो और भिखारी के वेश हूँ एक तिब्बत की यात्रा करे। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब पाठ है ल्हासा की ओर। यानी ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। बिंग जो को रास्तों जान ला रही है बिंगो वर्णन है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फ्री कलिंगपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था, यानी फ्री और जो रास्ता ना खुलियो इतना वो ल्हासा की ओर जाना मुख्य रास्ता हो,
तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यानी वो सिर्फ व्यापार को मारे को नहीं हटकर सैनिक भी जानता, सैनिक जत्था सारा जानता भाई। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। यानी कि बट जगह जगह फौजी चौकियां थी, क्यों तिब्बत पर कब्जो हो चीनी लोगों पर अब भी है। तो बट्ठा बे चीनी लोग आ बे सामान की जांच पड़ताल करता, लोग अंता बंग की चेकिंग करता का गैर कानूनी ढंगों कोई ना आ जाए। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। यानी जगह फौजी छोड़ के उड़ गया, बटा आज किसान रहने लग गया कहीं। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला है, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। यानी कि इसो ही एक चीनी किलो है क्या जट्ठा में ठहरा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है, न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका दे यानी चा बना देगी। यानी कि अठ कोई भी बिया को नहीं होकर दूसरों आज है तो इंग्लिश आगे किया बोल रहा है, कोई बात को नहीं है सारा बोलता। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटेदार बर्तन खोटी में रख कर आपको दे दे, यानी कंप में घाल के दे दे सी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी कि वो घी निकाल कर ले आसको कहते आप खुद। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यानी कि एक आदमी आयो वो पूछो के थे जान ला रहे थार का परमिट तो है कि वहाँ फिर परमिट दिखाई। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमती और लेखक सागर यो जगह तरह तरह पर मदद करी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यानी कि 5 साल बाद ये रास्तों पाछा लौटा तो भिखारी की शकल को नहीं मारी, एकदम यात्री बन गया यार, घोड़ा पर सवार हो गए। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त चाय पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रहते हैं। यानी कई जगह वनी लोग है बे शाम के टाइम ही आपको होश गवाते हैं, यानी कि शराब को नशो वगैरह कर लिए। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगा पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मिलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। यानी कि जगह ये यात्रा करने ला रही है जगह स्थान पर है जो हो रहा है ये पर हिस्सा है कि बहुत ही निर्जन स्थान है, जट्ठा कोई आदमी को नामो निशानी को दिखा है। बट्ठा डाकू बहुत ही रहा है,
और बे डाकू अगर किन्हीं मार दे लूट ले तो कोई भी जिम्मेवारी ही कौन ले सके। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी कि अठे हथियार को कानून को नहीं, हथियार रखने पर कोई भी मान लाइसेंस की जरूरत को नहीं वह जब ये लाठी की तरह यूज करे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया पैसा कहते भीख मांगने लगे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पेट पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी अगलो जो ठिकाना है बिंगली है अपना घोड़ा कर लो। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तट से लगभग 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिणी तरफ यानी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यानी कि बर्फ़ से ढकेड़ा पहाड़ है, बहुत ही बड़ा। बिट्टे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी न किसी तरह की हरियाली थी। यानी एकदम सीधा खड़िया, वहाँ पर ना तो बर्फ़ गिरने ला रही ना ही कोई पेड़ पौधा। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। यानी सारों ऊंचा स्थान पर ये डांडे जो गाँव हो बिंग देवता को स्थान हो, यानी देवता मंदिर हो, भट्ठा झंडियाँ वगैरह सजाइड हो भी नहीं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोंकवी कस्तों की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यानी वो एक स्थान है बैठे को जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी इतो धीमा चलन ला रही हो। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त पड़ जाता और ही होड़ा हो जाता। तो एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। यानी कि गलत आ गया, दाहिनों लेने होते, बाएं रास्ते पर आ रहे हो। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे तो लेट करा दिया। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। यानी कि इतनी सर्दी के 2 टोकरी वे कंडे में जला दिया गया तपता तपता। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रही कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यानी कि खातिरदारी करना रहा। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। यानी भट्ठे को भोजन का प्रकार है। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक कोई छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधि गिरी।
गिरिमतबल पहाड़ होता है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। यानी गंडा के का ये थोड़ी थोड़ी कपड़े की पतली सी धारियाँ से पहाड़ है और बंग गांठियाँ लगा के और मंत्र उच्चारण करके ये लोगों में बांटा है। यानी कि आपका बौद्ध धर्म को प्रचार करे एक माध्यम हो। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यानी कि अंग जितना तुम बांटिएगा वो बितना रुपया दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। यानी कि वो जो को सामान पेट पर लादन ला रहा बिन लिजान भी कोई ढूंढा पर मिलियो को नहीं। जब 10-11 टाइम हो गया। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रही हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। यानी पीछों बड़ी सर्दी लगे और सागा वो समान। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़ी। यद्यपि सुमति के परिचिति टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए किया। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों या विहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। यानी दिहाड़ी पर मजदूर मिल जाए। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। यानी भी भिक्षु की बहुत सेवा कराए जागीर। फिर शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर या बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा। वह बड़ी मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। यानी पहला के हम तो कह तिब्बत वो जो रास्ता नहीं वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही जानमान और बौद्ध भिक्षुओं ने रोकता को नहीं। जब वो के काम करे कह राहुल सांकरत्यान जी यानी ये बौद्ध भिक्षु बन के गया सागो सुमति हुई बौद्ध को प्रचार करो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पेट पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़ी। यह था लहासा की ओर जाने का रास्ता।